हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। रात 10 बजे में सबसे पहले बात यूपी के अग्निपथ की। काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया। वाराणसी के मलदहिया से गौदौलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर पर भगवा टोपी और गले में गमछा पहने हुए ये पूरी यात्रा की और सबसे पहले उन्होंने मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद रोड शो के लिए निकले। रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से भेंट कर उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखे। 2014, 2017 और 2019 के बाद काशी में प्रधानमंत्री मोदी का ये चौथा मेगा रोड शो है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में काशी के लोगों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डमरू और शंख बजाकर अपने सांसद और प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बच्चियों ने हाथ में तिरंगा लेकर नृत्य करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का कई जगह स्वागत किया। छतों से लोगों ने पीएम के ऊपर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी के हुजूम में शामिल लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नेता भी दिखाई पड़े। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा की, पुजारियों से बातचीत की, पूरा परिसर घूमा, साथ ही डमरू बजाकर भोले की भक्ति की। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के 7वें और आखिरी दौर के चुनाव के लिए प्रचार का दौर जमकर चल रहा है और दोनों ही दल या तमाम दल जो वहां दांव आजमा रहे हैं उनके दिग्गज इस वक्त वाराणसी में जमे दिख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सभी पिंडरा में सभा को संबोधित करने पहुंचे जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने मलदहिया से गौदौलिया तक ऐतिहासिक रोड शो किया। तीसरे मोर्चे पर अखिलेश यादव संग ममता बनर्जी ने भी सभा करके केंद्र सरकार को ललकारा। राहुल और प्रियंका ने डबल इंजन की सरकार के बयान पर निशाना साधा। कहा कि डबल इंजन का मतलब दिल्ली और लखनऊ नहीं बल्कि अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाना ही है। वहीं दोनों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी के द्वारा छत्तीसगढ़ विकास मॉडल की बात की और इसे यूपी में लागू करने के लिए कहा। केंद्र की पुरानी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं भूपेश बघेल ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। जो डबल इंजन सरकार चलाई है, उनका डबल इंजन का मतलब दिल्ली और लखनऊ नहीं है भाइयों और बहनों। उनका डबल इंजन का मतलब है अनिल, अदानी और अंबानी। वो है डबल इंजन। कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी है। इसी मानसिकता की वजह से आज आपके सामने नेता आकर कुछ भी कह लेते हैं लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। यहाँ नौजवानों को 30 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। 10 लाख रुपए तक के सबका इलाज मुफ्त होना चाहिए ना। महिलाओं को 3 सिलेंडर मिलना चाहिए ना साल में। तो आइए प्रियंका जी और राहुल जी के साथ कांग्रेस की सरकार बनाइए। यूपी में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में आ चुका है। शनिवार को आखिरी चरण की 54 सीटों के लिए प्रचार का अंतिम दिन होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बड़ा रोड शो कर लिया है। इस रोड शो के साथ ही भारी संख्या में लोगों का जुड़ाव देखा गया।
इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरी चरण के लिए पिता को भी प्रचार करने के लिए इसमें उतारा है। साथ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी अपना पूरा जोर इसमें लगाया। अपने लोकसभा क्षेत्र काशी में पीएम नरेंद्र मोदी ने मलदहिया से गोदुलिया तक विशाल रोड शो के जरिए दिखा दिया कि वाराणसी में उनकी पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारे पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। इससे पहले मोदी ने मिर्जापुर में भी सभा कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से अपेक्षित तो था ही। आज हम आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके कारण आज बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। अमित शाह, महेंद्र नाथ पांडे और राजनाथ सिंह जैसे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी लगातार अलग अलग जगहों पर आतंकवाद, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और सपा को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने सत्ता में आते ही सबसे पहले काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर सीरियल बम ब्लास्ट करके दर्जनों निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो हम लोगों ने वर्षों पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नागरिकता का हम एक प्रभावी कानून बनाएंगे और जो हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने भी आखिरी चरण के लिए एक बार फिर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारा। काशी में राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। छुट्टा जानवरों की समस्या को पीएम मोदी का गिफ्ट बताया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। हम आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आए, मगर हम काम करवाना जानते हैं। हमने मनरेगा दिलवाया, किसानों का कर्जा माफ किया। राजस्थान में आपने बात बताई हमें पेंशन की। हम काम करना जानते हैं। यहाँ नौजवानों को 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। 10 लाख रुपए तक के सबका इलाज मुफ्त होना चाहिए ना। महिलाओं को 3 सिलेंडर मिलना चाहिए ना साल में। तो आइए प्रियंका जी और राहुल जी के साथ कांग्रेस की सरकार बनाइए और आप अपने जीवन में खुशहाली पाएंगे। शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां आखिरी चरण के लिए अंतिम जोर लगा रही हैं। आखिरी दिन भी सभी बड़े नेता वाराणसी में जमे रहे और वहां से रोड शो और सभा की पूरी तैयारी की। उसके बाद सोमवार को आखिरी चरण का मतदान और फिर गुरुवार को नतीजे आएंगे। विजय दीक्षित, IBC 24, यूपी। चलिए, इधर यूक्रेन युद्ध के ऊपर भी दुनिया भर की नजर है, जहां फंसे भारतीय छात्रों की वापसी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट वापसी कर रहे हैं। बिलासपुर की छात्रा रिया अदिति लदेर भी घर लौट आई हैं। वो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और उनकी वापसी पर परिजन बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी के बाद से यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। जगदलपुर के छात्र अमन पिल्ले भी सकुशल घर लौट आए हैं। वो यूक्रेन की वेनेत्सिया में फंसे हुए थे, जो कीव से 200 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं वो पैदल हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली पहुंचे।
उन्होंने भारत और राज्य सरकार को धन्यवाद कहा। कांकेर के नरेंद्र जैन भी यूक्रेन से अपने घर लौट आए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नरेंद्र ने यूक्रेन के हालात के बारे में बताया और कहा कि भारत लौटने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 6 दिन तक बंकर में रहे और बम धमाकों के बीच में रात गुजारी। और यूक्रेन में भारतीय छात्रों की जो वापसी हो रही है, इसमें मध्य प्रदेश के भी 4 और छात्र फ्लाइट से लौटे हैं, जिनमें से एक छात्रा इटारसी की हैं, वहीं 2 छात्र और एक छात्रा भोपाल के हैं। सभी छात्रों एयरपोर्ट पहुंचते ही काफी भावुक कर देने वाला नजारा दिखा। छात्रों के माता पिता के आंखों में आंसू थे। छात्रों ने आप बीती सुनाई कि किस तरह वो अपनी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से निकलकर बॉर्डर तक पहुंच पाए और इसके बाद कैसे घंटों के इंतजार के बाद वे आज अपने घर वापस कर पाए। आ जाओ। हाँ बिल्कुल। 2 महीने से जारी नवा रायपुर परियोजना प्रभावित किसानों के आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से सरकार ने आंदोलन खत्म करने की अपील किसानों से की। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की 8 में से 6 मांगे सरकार ने मान ली हैं। 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय उप समिति के अनुशंसा पर अटल नगर नवा रायपुर के संचालक मंडल ने उन मांगों को मान्य भी कर दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित किसान जहां अभी रह रहे हैं वहीं पर 1200 से 2500 वर्ग फुट जमीन का पट्टा देने का फैसला किया गया है। प्रभावित किसान को मिलने वाले क्षतिपूर्ति भुगतान का 60% आरक्षण स्थानीय के लिए होगा। दुकान, गुमटी, चबूतरे का आवंटन भी लागत मूल्य पर लॉटरी के जरिए करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा 27 में से लेयर 2 में शामिल 13 गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक हटाई गई है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, अगर कुछ मांगे शेष रह जाती हैं तो उस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। 4 हाल एवं 71 चबूतरा, इनका ये कहना था कि निविदा के माध्यम से इसको विक्रय करने पर जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मांग थी कि हमको प्रभावित परिवार को दिया जाना चाहिए लागत मूल्य पर। अब उनसे चर्चा के उपरांत ये तय हुआ है कि लागत मूल्य पर जो प्रभावित परिवार हैं वो लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर के भगवान का रुद्राभिषेक किया। साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों से बातचीत की। इसके पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। भारतीयों को निकालने और वहां के हालात पर भी बात हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर ये 8वीं मीटिंग है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चलते 9 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं यूक्रेन की स्थिति खराब हो रही है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर रही है। रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस पर कब्जा कर लिया। वहां बमबारी की, जिसके बाद एक हिस्से में आग लग गई। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी अटैक हुआ। एक मस्जिद में आत्मघाती हमले में 46 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई कि शुक्रवार नमाज के दौरान आत्मघाती आतंकी ने भीड़ के बीच खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चाल इलाके में रात को करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसमें 4 मकान ढह गए। विस्फोट में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बन गए। सुधीर कुमार सक्सेना ने विवेक जौहरी के रिटायर होने पर उनका स्थान लिया है। ये संयोग है कि 28 साल पहले विवेक जौहरी जब रतलाम एसपी हुआ करते थे, तब उनके तबादले पर 12 अगस्त 1994 को सक्सेना ने ही उनसे एसपी का चार्ज लिया था। आज एक बार फिर विवेक जौहरी डीजीपी पद से जब रिटायर हुए तो उन्होंने सक्सेना को चार्ज सौंपा। चार्ज लेने के बाद नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा, स्मार्ट पुलिसिंग पर उनका जोर रहेगा।
सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आम जनता के हित में काम करेंगे। सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक पुलिस अपनी प्राथमिकताएं तय करेगी। पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम करना उनकी जिम्मेदारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया, साथ ही विवेक जौहरी के कार्यकाल को सफल बताया। इसके पहले नेहरू स्टेडियम में विवेक जौहरी का परेड अभिवादन किया गया। जौहरी खुली जिप्सी में सवार हुए। पुलिस अधिकारी कर्मचारी रस्सी से खींचकर उन्हें स्टेडियम के बाहर तक ले गए और सम्मान प्रकट किया। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना की थी, हम उसी परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगे। जो सरकार का ध्येय है उस तरफ पूरा काम करते हुए जनता को जितना रिलीफ दे सकते हैं अपराधों के कंट्रोल करते हुए वो करना है। वही हमने छतरपुर में वन विभाग में पदस्थ एसडीओ ओम प्रकाश बिडारे के खिलाफ इंदौर के भंवरकुआं थाने में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की फेसबुक आईडी को हैक किया था। उनका पत्नी से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है और इसी बीच पीड़ित पत्नी फेसबुक आईडी हैक होने की शिकायत उन्होंने थाने में की। जांच में पता चला कि वन विभाग के एसडीओ ने ही आईडी को हैक किया और वो पिछले कुछ समय से पत्नी की आईडी हैंडल कर रहे थे। जानकारी मिली कि विवाह विच्छेद का मामला सारिका और उसके पति ओम प्रकाश के बीच चल रहा था। इस बात को लेकर के ही परेशान करने की नियत से उसके द्वारा सारिका की फेसबुक आईडी का उपयोग किया गया है। विवेचना की जा रही है, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांकेर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक 8 की संख्या में आए नक्सलियों ने वाहनों में आग लगाई। बताया जा रहा है कि मरापी से कल मुच्चे उसेली रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां दोपहर को नक्सलियों ने पहले 2 टिप्पर को आग के हवाले किया और फिर उसी रोड के 2.5 किलोमीटर जाकर मरमा कोनाडी गांव के नजदीक जेसीबी और 2 मिक्सचर मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं बैनर लगाकर के नक्सलियों ने सड़क निर्माण का विरोध किया, साथ ही ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी। घटना की पुष्टि कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।